Assalamu alaikum. My name is Shaheen Rauf and my co-presenter is Ikra Akbar. We are the student of UOG and our presentation topic is related to capital structure and financing strategies. So let's start. So these are the outlines of our presentation. Firstly, we discuss about what is capital structure, debt and equity financing. देन हमने फिर केस स्टडीज दो ली हैं, कोक और डिज्नी की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने दो केस स्टडीज ली हैं, एक कोक पे और एक डिज्नी पे, कि वो कैसे मतलब अपने डेट फाइनेंसिंग या इक्विटी फाइनेंसिंग को यूज़ करके वो किस तरीके से अपना बिजनेस को रन आउट करती हैं। Then we will discuss about the leverage and operational and financial leverage. These are the two types of leverage. And then also we discuss about the risk of leverage. And then we discuss about the optimal capital structure, which includes the two theories, that is trade-off theory and pecking order theory. And also we discuss the concept about WACC and factors which affect capital structure. So let's start with the capital structure. सो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर एज वी ऑल नो के जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है या किसी बिजनेस ने ग्रो करना होता है, उसने कुछ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, तो उसको उसके लिए फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। अब सेम इसको एक आप अगर आम जिंदगी में अगर इसकी मिसाल लें, तो जैसे कि अगर कोई बंदा है, उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके लिए उसने बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी उसने प्रोडक्ट बनानी है, कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनानी होगी, ठीक है। अब उसने वो प्रोडक्ट बनानी है, उस प्रोडक्ट के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए, सही है, और उस रॉ मटेरियल को उसने लेना कैसे है? वो पैसों के जरिए, मनी के जरिए लेगा ना। तो ये जो वो फाइनेंसिंग लेके अपना बिजनेस को रन आउट करेगा, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि आपने पैसा किधर से लिया, या वो अपना इक्विटी यानी कि अपनी ज़ात का पैसा लेगा, ठीक है, अपनी ज़ात से पैसा लगाएगा, या फिर वो उधार लेगा, डेट के जरिए लेगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द वे अ कंपनी फाइनेंसेस इट्स एसेट थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। सही है। उसके बाद अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है, आप किन किन जरियों से फाइनेंसिंग कर सकते हैं, किन किन जरियों से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? जब हम बारो करते हैं किसी से मनी थ्रू बॉन्ड्स और थ्रू इशू बॉन्ड्स और टेकिंग लोन्स। सेकंड वन कंपोनेंट इज अबाउट द इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? जब आप अपने इशू शेयर करते हो अपने कंपनी के, तो आपको जो पैसा मिलेगा उसके बदले में, और फिर आप फर्दर उसको अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी और बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए। तो वो जो कंपोनेंट यूज़ होता है वो इक्विटी फाइनेंसिंग में आता है। और रिटेन्ड अर्निंग यानी कि जो अपना पैसा कंपनी ने बचा के रखा होता है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, दैट्स कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। थर्ड कंपोनेंट इज अबाउट द हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड और प्रेफर्ड शेयर। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड और यानी कि नाम है ना हाइब्रिड, हाइब्रिड मीन्स इट हैज़ टू फीचर्स, ठीक है। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के दो फीचर्स कौन से होंगे? एक डेट और दूसरा इक्विटी। जैसे डेट और इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जब भी कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करके तो उसके बदले में पैसा लेती है ना, ठीक है, तो वो बताती है पहले कि भाई ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है कि दूसरे बॉन्ड है, ठीक है। कन्वर्टेबल बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं कि आपको एक मखसूस टाइम पीरियड के बाद, जितना स्पेसिफिक टाइम पीरियड सेट किया होता है, उसके बाद या तो आपको उस जो पैसा आपको लिया हुआ है उसके बदले में आपको जितना डेट हमने लिया ना, एज अ डेट लिया है बॉन्ड को इशू करके, आपको उसके साथ विद इंटरेस्ट आपको पैसा आपका वापस दे दिया जाएगा, या आपको उसके बदले आपके पास ऑप्शन होगी कि आप उस बॉन्ड को कन्वर्ट करा सकते हैं उसी कंपनी के शेयर के में, ठीक है। तो आप फिर उसके बदले में उस बंदे को पैसा नहीं दोगे जिससे आपने उधार लिया होगा, बल्कि उसको उसके बदले में अपना शेयर इशू कर दोगे। जब आप उसको उसके बदले में उसका पैसा दोगे तो डेट से फीचर डेट कहलाता है, और जब आप उसको उसके बदले में कन्वर्टेबल बॉन्ड
इनटू इक्विटी यानी शेयर में कन्वर्ट कर देते हो, तो दैट्स ए फीचर ऑफ इक्विटी। सो ये दो फीचर्स हो गए इसके, डेट एंड इक्विटी के। सेकंड वन इज प्रेफर्ड शेयर। प्रेफर्ड शेयर कौन से कैसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है, इसके भी दो फीचर्स हैं, इसमें भी इक्विटी और डिबेंचर शामिल है। इक्विटी कैसे कि ये शेयर है, ठीक है, आपको उस पर डिविडेंड मिलना ही मिलना है, तो ये इक्विटी का फीचर हुआ। और डिबेंचर का कैसे हुआ, क्योंकि प्रेफर्ड शेयर एज वी ऑल नो के ये एक फिक्स्ड अमाउंट आपको इस पे मिलती है, ठीक है। जो फिक्स्ड अमाउंट होती है ना, वो डिबेंचर को प्रेजेंट कर रही होती है, यानी कि वो उसका फीचर प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसका वो फिक्स अमाउंट, जैसे हम लोग डेट लेते हैं उसको फिक्स इंटरेस्ट हमने पे करना होता है, सेम इस तरीके के हमने प्रेफर्ड शेयर वालों को फिक्स अमाउंट पे करनी होती है, वो फिक्स अमाउंट इन ए डिविडेंड फॉर्म हमने पे करनी होती है। कंपनी बेशक लॉस में जाए बेशक प्रॉफिट में जाए, हमने जितना भी उसको प्रॉफिट आ रहा है, बहुत आ रहा है ज़्यादा या बहुत कम आ रहा है, फिर भी हमने उसको उसके बदले में फिक्स्ड अमाउंट देनी होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ अबाउट द फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी। ठीक है, पहले हम बताएंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर आपका और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कैसे आपस में अलाइन है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेटजी होती है। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एक कंपनी जब भी ऐसे मतलब अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए एक ऐसी बनाती है ना, स्ट्रेटजी बनाती है कि वो अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, यानी कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए जब वो कोई भी करती है ना, डिसीजन लेती है, कंपनी फाइनेंशियल डिसीजन लेती है, तो दैट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। क्योंकि वो अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही थी, वो शॉर्ट टर्म का फायदा नहीं देखती, वो लॉन्ग टर्म का फायदा जब भी देखेगी तो ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के, सबसे पहला कैपिटल बजटिंग, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीज़ आ जाती हैं। आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हो कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इतना फ़ायदा होगा, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी, इस सारी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के अंदर ही आती हैं चीज़ें। या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमें पता है कि हमारे यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज होती हैं वर्किंग कैपिटल, तो हमने इसको किस तरीके से मैनेज करना है, हमारे एसेट्स ज़्यादा हो, हमारे लायबिलिटीज़ कम हो, कैसे हम कर सकते हैं, ये सारी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के अंदर ही चीज़ें आती हैं। रिस्क मैनेज करना है हमने कि हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, हमने ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना होता है थ्रू दिस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एंड देन आल्सो डिविडेंड पॉलिसी हम बनाते हैं कि हमने अगर शेयर इशू करना है तो हमने कितना % अपना प्रेफर्ड शेयर वालों को अमाउंट देनी है, और उसकी डिविडेंड पॉलिसीज़ कौन सी होंगी, ये सारी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में आती हैं चीज़ें। उसके बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ कैसे अलाइन है, ये इस तरीके से अलाइन है कि अगर हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पैसा, हम जैसे कि पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप जो भी पैसा अपने बिजनेस को रन आउट करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए लगाते हैं, उसको अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के साथ अलाइन कर दें तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप लोग ऐसे उस पैसे को लगाओ कि आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदे हों, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, आपका रिस्क मैनेज हो सके। इस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी से अलाइन होता है। अगर आप दोनों को अलाइन करते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा, आपकी डेट और इक्विटी दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, आपका डेट ज़्यादा नहीं होने लगा इक्विटी से। दूसरा, आपके शेयर होल्डर की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाएगा, और आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी आप अचीव कर पाओगे, और स्टेबिलिटी यानी कि आप फर्दर डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जब आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेटजी और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों अलाइन होते हैं। इसके अलावा आप अपने जो आप डेट लेते हो उसका आपने स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना है, ये नहीं करना कि लीवरेज मतलब मीन्स के फ़ायदा उठाना, आपने इतना डेट्स को वो फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी कि अपना रिस्क ही ना मैनेज कर पाओ, हाई लीवरेज नहीं लेना, ठीक है, आपने इतना रिस्क लेना है कि आपने अपने डेट इतना हो कि आपका रिस्क जो है वो मैनेज हो सके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, डेट्स अबाउट डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होती है, डेट फाइनेंसिंग एज आई डिस्कस कि हम डेट फाइनेंसिंग जब भी आप कंपनी जो होती है वो मनी को बारो करती है थ्रू थ्रू लोन्स, और अगर आप कोई भी आप लोन्स ले बॉन्ड्स इशू करते हो उसके ज़रिए जब आप डेट लेते हो तो वो कहलाता है डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। और आपने उसके बदले में जिस बंदे से आपने उधार लिया होता है उस बंदे को आपने पैसों के साथ विद इन इंटरेस्ट आपने वो अमाउंट वापस करनी होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपने फिक्स किया होता है उसके साथ। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ना आपको अगले को ऑनरशिप नहीं देनी पड़ती, ठीक है, अपनी कंपनी के अगर आप बॉन्ड इशू कर रहे हो तो आपको उसके बदले में ऑनरशिप नहीं दे रहे हो, ठीक है।
इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस के कैसे हैं, ये टैक्स डिडक्टेबिलिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि अगर जब आप लोग डेट फाइनेंसिंग करते हो आपको विद इंटरेस्ट अमाउंट आप वापस करोगे, इंटरेस्ट जब आपका माइनस हो जाता है तो आपका पीछे से टैक्स मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कंपनीज का एक होता है, मतलब उनका एग्रीमेंट हुआ होता है कि अगर हमारा इतनी अमाउंट होगी, हमारा उस पर इतना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारा टैक्स उसके ऊपर इतना होगा, ठीक है। तो टैक्स डिडक्ट हो जाता है अगर आप इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पहले डेट फाइनेंसिंग में पे कर रहे होते हो। तो आपकी ऑनरशिप रिटेन रहती है, आप उसको वो डाइल्यूट नहीं होती आपकी ऑनरशिप। आपका एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है डेट फाइनेंसिंग एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंसिंग लाइक इक्विटी फाइनेंसिंग। ये कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है इक्विटी फाइनेंसिंग से, इसके अंदर कोई एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन या रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस या कोई इन्वेस्टर से नेगोशिएशन नहीं करनी पड़ती आपको। आप डायरेक्टली मतलब बहुत कम टाइम पीरियड में और बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली है ये, इसमें बहुत कम कॉस्ट पड़ती है, आप अपना मनी को बोरो कर सकते हो। इसमें रैपिड ग्रोथ के चांसेस होते हैं क्योंकि आपको जल्दी पैसा मिल जाता है और आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करके तो जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। और आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स होती हैं क्योंकि आपने खुद फिक्स की होती है, आपको जिधर से इंटरेस्ट कम पे चीज़ मिल रही, पैसा मिल रहा होता है, आप उधर से फाइनेंसिंग करते हो और आपके पास रीपेमेंट टर्म्स आप खुद डिसाइड करते हो पहले, तो वो आपको फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टर्म्स के फ़ायदा मिलता है इसमें। इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या चीज़ आती है, पहले रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, आपको पे करना ही करना होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट जो होती है, ये डिसएडवांटेज होता है क्योंकि कंपनी घाटे में जाए कंपनी फ़ायदे में जाए आपने पे करना ही करना है। दूसरा कोलेटरल रखवा के आप करते हो, डेट लेते हो, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, बैंक आपको ऐसे तो लोन ही ना दे देगा, उसके बदले में आपको अपना कोई चीज़ गिरवी रखवानी पड़ती है, ठीक है। जब गिरवी कोलेटरल उनका मतलब होता है अपनी कोई ज़ाती चीज़ आपको रखवानी पड़ती है, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको कल नहीं पे कर पाओगे तो आपका वो बेच के तो आपके वो अपना वापस पैसा ले लेते हैं। इंटरेस्ट रेट आपको उस पर देना पड़ता है, जितना आपने पैसा लिया होता है आपको उतना नहीं देना पड़ता, उससे ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगता है। पर्सनल लाइबिलिटी, अगर आपका अपना अगर आपके बिजनेस पे नहीं कर पाता तो आप उसके बदले में जो रखवाई होती है अपनी पर्सनल लाइबिलिटीज लाइक कार और हाउस वगैरह हो गया, ठीक है, वो बेच के तो वो अपना उधार वापस ले लेंगे। तो पर्सनल लाइबिलिटी का ये डिसएडवांटेज के अंदर आ जाता है। आपके बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रेशियो पे बहुत डिसएडवांटेज होता है क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में आपका डेट ज़्यादा शो होगा और एसिड कम शो होंगे क्योंकि आपने डेट फाइनेंसिंग की हुई है, सो आपका बैलेंस नहीं एक रहता बैलेंस शीट में करंट एसिड्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान आपके फाइनेंशियल रेशियोज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ये एक डिसएडवांटेज होता है, आपका इन्वेस्टर जो है आपसे कम अट्रैक्ट होगा फिर। Next moving to the next slide, that's about equity financing. Equity financing, as I told you before, कि equity financing जब भी business अपना money raise करती है by issuing shares, by selling shares, और इससे क्या होती है जब वो अपने shares issue करती है market के अंदर तो उसकी ownership भी डिल्यूट हो जाती है। इन्वेस्टर जब वो शेयर खरीदेगा तो उसके पास भी आपकी कंपनी की उतनी ऑनरशिप आ जाएगी, आपका वो आप पार्शल ऑनर होगा आपकी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का। इसके भी फायदे और नुकसान हैं। फ़ायदों में इसकी क्या चीज़ आ जाती है, आपको कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती कि आपने इतने अरसे बाद ना पे करना ही करना है और इतनी ही अमाउंट पे करनी है, ये ऐसा कोई इसमें वो होता नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं होती। ये फ़ायदा होता है। आपका फाइनेंशियल रिस्क रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आपकी कैश फ्लोज इंप्रूव होती हैं। कैश फ्लोज इंप्रूव कैसे होंगी, पैसा आ जा रहा कितना होता है ना कैश फ्लो में ये देखना होता है, तो आपको पैसा ज़्यादा आ रहा है और जा कम रहा है तो कैश फ्लो आपकी इंप्रूव हुई है। और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी होती है अगर आप लोग इक्विटी फाइनेंसिंग करते हो। इसके अलावा मार्केट विजिबिलिटी इंक्रीज होती है, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि शेयर ज़्यादा मार्केट में इशू हो रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स कहते हैं कि भाई ये कंपनी तो हर बंदा इस कंपनी के शेयर खरीदने की कोशिश कर रहा है, यानी कंपनी ये बहुत एक वेल नोन कंपनी है और इसमें बहुत फ़ायदा होगा, तो एक मार्केट विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। इसके नुकसानात की बात की जाए तो इसमें ऑनरशिप डिल्यूशन आ जाती है कि आपकी ऑनरशिप डिल्यूट हो जाती है जब आप कंपनी के शेयर इशू करते हो, आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पड़ती है, लाइक वो जो मैंने पिछले बताया था कि इक्विटी फाइनेंसिंग में कैसी कॉस्ट पड़ सकती है, इसकी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस की कॉस्ट पड़ती है, इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएट करना पड़ता है, तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स और इसमें टाइम टेकन प्रोसेस होता है।
नेक्स्ट वन इज प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर। इन्वेस्टर से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि अपनी कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज करो, तो वो जो प्रेशर होता है कंपनी के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है जी मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट वोलेटिलिटी क्या है? मार्केट वोलेटिलिटी इज लाइक अगर मार्केट के अंदर कोई पेंडेमिक कंडीशन आ गई, इकोनॉमी ग्रोथ में कोई मसला आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल इशू हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपके शेयर्स पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है चीज़, ठीक है। जब आपकी इकोनॉमी डाउन जाती है, तो जब वो डाउन जाएगी, आपके शेयर्स की प्राइसेस गिर सकती हैं, वो गिरेंगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर अपना पैसा निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपकी कंपनी के लिए नुकसानदेह बात होती है। नेक्स्ट मूविंग दैट्स अबाउट आर केस स्टडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इसका जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कोका कोला, और हमने दूसरी लिया डिज्नी। दो केस स्टडीज लिए हैं, उसको हम रिलेट करेंगे अपने टॉपिक के साथ। बेसिकली ये जो इंट्रोडक्शन है, इसका मैं पहले आपको वैसे दूंगी इंट्रोडक्शन कोका कोला कंपनी का, ठीक है। उसका कंपनी का आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, वो इस केस स्टडी के अंदर नहीं है, लेकिन आपको एक इंट्रो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको इसको समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कोका कोला कंपनी की। कोका कोला कंपनी इज बेसिकली ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट बेवरेज कंपनी, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि वेल नोन कंपनी है, और ये बहुत ज़्यादा बेवरेज कंपनी जो पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोमिनेंट है, ठीक है। ये 1886 में बनी थी कोका कोला कंपनी। कोका कोला कंपनी सबसे पहले 1886 में बनी थी। इसको अच्छा कोका कोला को इन्वेंट किसने किया था? सबसे पहले एक ना जॉन पेरीबर्टन, मैं शायद नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन ये नाम है जॉन पेरीबर्टन। एक साइंटिस्ट था, एक लैब एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसके अंदर उसने एक कैरमल कलर्ड लिक्विड को एक कार्बोनेटेड वाटर के साथ उसने मिक्सअप किया और एक टॉनिक बनाया, ठीक है, जिसको बाद में फ्रैंक रॉबन ने उसका नाम, उस लिक्विड उस टॉनिक का नाम कोका कोला दिया, ठीक। और क्योंकि ये एक दो नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पे ना ये रिलाई कर रहा था। दैट फर्स्ट वन इज कोका लीव्स एंड सेकंड वन इज कोला नट्स। तो इसके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बन के आई थी, दैट्स कॉल्ड कोका कोला, ठीक है। फिर उसके बाद 1886 में अपने कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई, जिसमें सबसे पहले वो सिर्फ और सिर्फ कोला ड्रिंक्स देते थे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने जब 1886 में जब कंपनी इन्वेंट किया था कोका कोला, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मार्केट के अंदर, ये कैलिफोर्निया की बात है, यूएसए की बात है, तो उन्होंने सबसे पहले अपना 5 सेंट्स पर ग्लास उन्होंने ना कोला का मतलब बेचना स्टार्ट किया था, सही है। और उन्होंने सबसे पहले दिन जो सेल की थी ना अपनी कोका कोला, वो 9 कोका कोला के मतलब वो उसने सेल किए थे 5 सेंट्स पर ग्लास। जो एक ग्लास था 5 सेंट्स का, उन्होंने 9 उन्होंने सेल किए थे। और उनका यानी कि पूरे पहले साल का अगर देखे थे ना, पहले साल उनको कितना प्रॉफिट हुआ था या इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था, तो उन्होंने 1000 बॉटल्स उन्होंने पहले साल मतलब पहला 1886 में उन्होंने बेची थी, और उनको उसका प्रॉफिट $50 हुआ था, सही है। एज वी कंपेयर, अगर हम उसका कंपेयर आज से किया जाए, तो अभी रिसेंटली पिछले साल का अगर उसका रेवेन्यू देखा जाए, तो कंपनी ने 110 बिलियन प्लास्टिक बॉटल्स को मतलब बेचा है, सेल की है, ठीक है। और अब कोका कोला कंपनी, यानी पहले सिर्फ कोका कोला 1886 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी, लेकिन अब कोका कोला कंपनी इट ऑफर्स 500 डिफरेंट ब्रांड्स विच इंक्लूडिंग स्पार्कलिंग बेवरेज, मिल्क, जूसेस, चीज, कॉफीज, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने इतना ग्रो करने के पीछे इनकी बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके पीछे मेहनत इन्वॉल्व है। ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी उठ के तो कोका कोला कंपनी की स्ट्रेटजीज को अपना ले। इन्होंने अपनी सबसे पहले मार्केट के अंदर अपनी कस्टमर परसेप्शन बनाई थी, ठीक है, इमेज, एक अपनी ब्रांड इमेज बनाई थी अपने कस्टमर के माइंड में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और कंपेन्स के थ्रू, इनकी सबसे बड़ी कंपेन ओपन हैप्पीनेस के थ्रू, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी थी इसकी अपनी कोका कोला की, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। नाउ अब अपनी अपने आती हैं केस स्टडी पे। तो केस स्टडी की बात की जाए, तो ये केस स्टडी जैसे कि हमें बताया गया, कोका कोला कंपनी टॉप ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज के अंदर कोका कोला कंपनी इन्वॉल्व है, जो कि मल्टी नेशनल ब्रांड रिकॉग्निशन रखती है, ठीक है।
अगर इसके कैपिटल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इसका है ना, वैसे कोका कोला कंपनी अब ज़्यादातर रिलाई जो है ना वो डेट फाइनेंसिंग पे कर रही है, ठीक है। बेसिकली बात करने का ये मकसद है इसकी स्टडी का। तो अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो ये हमने 2022 का ही लिया ना, केस स्टडी लिया, तो उसके अंदर दिसंबर 2022 के अंदर जो इन्होंने मार्केट इनकी कैपिटलाइजेशन हुई थी वो अप्रॉक्सीमेटली $275.5 बिलियन हुई थी, और उनकी स्टेक होल्डर इक्विटी 22.8 बिलियन, ठीक है। ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी जो ऑनरशिप है वो डिल्यूट नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो इस कंपनी की जो है आफ्टर लाइबिलिटीज उनकी इतनी ऑनरशिप रही है, स्टॉक होल्डर की इक्विटी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रही है। लेकिन इनकी टोटल लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो 92.47 बिलियन, ठीक है। अगर उनको लॉन्ग टर्म और करंट लाइबिलिटीज़ में मतलब ब्रेक डाउन किया जाए तो करंट लाइबिलिटीज़ 26.44 बिलियन और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 46.69 बिलियन है। यानी कि आप अभी कंपैरिजन कर सकते हैं कि इनकी इक्विटी बहुत कम है और इनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यानी कि इन्होंने जो अपना कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी अपनी जो भी है ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, उसके अंदर इनकी अपनी इक्विटी बहुत कम है और लाइबिलिटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमें ये शो हो रहा है कि डेट फाइनेंसिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 2.78 है, और अगर इनका 2021 में देखा जाए तो 2.95 है। वैसे तो 2.78 ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो इतनी नहीं होनी चाहिए, कंपनी की फेवरेबल नहीं दिखाती उसकी कंडीशन को। लेकिन अगर हम कंपैरिजन किया जाए 2021 से तो उसके मुकाबले में काफ़ी कम हुआ है। लेकिन ये एक आप हमें पता है कोका कोला कंपनी एक फास्ट मूविंग गुड है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है इसके डेट टू इक्विटी रेशियो का, क्योंकि उनका वो बहुत जल्दी अपना रिकवर करते हैं अपने थ्रू या अपनी सेलिंग के थ्रू वो अपना डेट को बड़ी जल्दी रिकवर कर लेते हैं, बड़ी जल्दी पे आउट करते हैं। तो इसके रेशियो को इतना फ़र्क नहीं पड़ता इसका ज़्यादा होने से। करंट रेशियो की बात की जाए तो करंट रेशियो इनकी 0.47 है, विच इंडिकेटिंग लेस लिक्विड एसिड कवरेज फॉर करंट लाइबिलिटीज बट बैलेंस्ड विद इन द इंडस्ट्री नॉर्म्स। वैसे तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है एसिड कवरेज जो है बहुत कम है, लेस लिक्विड एसिड कवरेज है, लेकिन ये अपने इंडस्ट्री नॉर्म्स के अंदर ये एक बैलेंस फॉर्म में है, क्योंकि जो बेवरेज की इंडस्ट्री है उसके अंदर इसका ये बैलेंस में है, 0.47 बुरी नहीं है। अगर इसके एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए, ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू इसकी 333.77 बिलियन है, जिसको ये जो टोटल वैल्यूएशन इस कंपनी की है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर इक्विटी और नेट डेट इन्वॉल्व है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड which is about Disney। अगर हम डिज्नी का इसके साथ कंपैरिजन किया जाए तो डिज्नी जो है एक वॉल्ट डिज्नी कंपनी, ये बनी थी 1923 के अंदर, ठीक है। और हमें जैसे कि हम सबको पता है कि ये एक ग्लोबल लीडर है एंटरटेनमेंट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में इसका क्या चीज़ आ जाती है कि जी जो डिज्नी वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, ठीक है, इसको सबसे पहले ना वॉल्ट डिज्नी एक बंदा था, ठीक है, उसने एनिमेशन स्टूडियो बनाया लाफ्सो ग्राम्स के नाम से 1922 में, लेकिन वो उसका नहीं चला। फिर उसने कैलिफोर्निया में मूव ऑन किया, उधर एक एनिमेशन स्टूडियो बनाया 1923 के अंदर, और उधर उसको एक मिकी माउस सबसे पहले ने करेक्टर इंट्रोड्यूस किया था, इसको बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और अब उसका डिज्नी का देखा जाए तो 50% उसके मार्केट शेयर है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, विद वैल्यूएशन ऑफ 220 बिलियन। सही है। इसमें जैसे कि हम बता चुके 1923 में बना था और ये ग्लोबल लीडर है, और इसके अंदर आइकॉनिक एनिमेटेड फिल्म्स इन्वॉल्व हैं, लाइक लायन किंग, अलादीन, स्लीपिंग ब्यूटी, ये सारे हम जैसे बचपन से देखते आ रहे हैं। थीम पार्क्स 6 डिफरेंट थीम पार्क्स हैं, वैसे 12 डिज्नी थीम पार्क्स हैं, बट दे आर डिवाइडेड अमंग 6 रिजॉर्ट कैंपसेस वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा इसके बिलव्ड कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लाइक मिकी माउस, विनी द पूह, सिंड्रेला, सिम्बा, ये सारी चीज़ें, ये सारे कैरेक्टर्स के इन्वॉल्व है। इट हैज़ बिकम ए सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड फैमिली फ्रेंडली स्टोरी वर्ल्ड वाइड।
सही है। अब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं कि डिज्नी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। डिज्नी जो है ना वो अपने मिक्स यूज़ करता है, मिक्स बैलेंस उसका है इक्विटी और डेट पे, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा रिलाई इक्विटी पे करता है, लेकिन ये नहीं बात कि ये डेट बिल्कुल भी नहीं लेता है, ये डेट फाइनेंसिंग भी करता है, ठीक है। लेकिन तब डेट फाइनेंसिंग करता है जब अगर उसको वो कम इंटरेस्ट कम के साथ अगर पैसा मिल रहा है तो वो इक्विटी फाइनेंस डेट फाइनेंसिंग की तरफ भी मूव कर जाता है, लेकिन ज़्यादातर रिलाई इक्विटी फाइनेंसिंग पे ही करता है। अगर इसके डेट फाइनेंसिंग की बात की जाए तो हाँ, इसने एक दो अपॉर्चुनिटी अवेल की थी। इन्होंने एक्वायर किया था 21st सेंचुरी फॉक्स को, ठीक है। तब उन्होंने डेट फाइनेंसिंग के थ्रू ही किया था, क्योंकि तब उनको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा था, तो उन्होंने 2017 से 2019 तक एक्वायर कर लिया था 21st सेंचुरी फॉक्स को। और अगर उसके एक्विजिशन बात की जाए इक्विटी के थ्रू, तो इक्विटी के थ्रू भी डिज्नी ने बहुत ज़्यादा परचेज किए हैं। दो इसके मेजर जो हैं, इन्हें जो परचेज के एक्वायर किए हैं वो मार्वल एंटरटेनमेंट को 2009 में किया विद द अमाउंट ऑफ $4 बिलियन। और इसमें उसने डिज्नी ने क्या किया था, आपने ही इशू शेयर को इशू किया था, ठीक है। उसको उनके इन्वेस्टर्स को, मार्वल्स के शेयर होल्डर्स को, और जैसे मार्वल्स के इन्होंने शेयर होल्डर बन गए थे और उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया था। और उसके बाद सेम थिंग पिक्सर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ भी किया। और नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट्स इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेट फाइनेंसिंग ऑफ डिज्नी। डिज्नी जो है, जैसे हमने बोला, इक्विटी पे ज़्यादा रिलाई कर रहा है, उसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रोथ है। इसके अंदर इंक्लूड देखा जाए तो 2014 में इनकी जो थी मार्केट कैपिटलाइजेशन 149 थी, लेकिन अब 2019 में $235 बिलियन हो गई है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर इशू किए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो है शेयर की जो वैल्यू है ना, जो शेयर की प्राइस है वो इंक्रीज की है। लाइक देखें 2014 में जो शेयर की प्राइस 87 थी, लेकिन 2019 में 129 हो गया शेयर की प्राइस। इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है उन्होंने। अच्छा, ओके, डेट फाइनेंसिंग की बात की जाए तो जैसे हमने बोला है कि ये डेट भी यूज़ करते हैं। अगर जो उनको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे अगर मिल रहा है डेट, तो उन्होंने डेट, अगर लॉन्ग टर्म डेट उनका भी इंक्रीज़ किया था। 14.8 बिलियन था 2014 में, लेकिन 2019 में $53 बिलियन उनका इंक्रीज़ किया था। वो क्यों इंक्रीज़ किया था? क्योंकि इन्होंने एक्वायर किया था 21st सेंचुरी फॉक्स को, ठीक है, अपनी डिज्नी कंटेंट लाइब्रेरी को एक्सपेंड करने के लिए, ग्लोबल रीच के लिए इन्होंने एक्सपेंड किया था। अब आगे से मेरी को प्रेजेंटर इकरा अकबर आपको बताएंगी कि आगे से फर्दर इसको कंटिन्यू करें। My name is Iqra, and as my co-partner Shireen already told about two different things like capital structure, equity financing, debt financing, finance strategies, and the two case studies which we take as an example to discuss these terms, like how Coke and Disney capital structure differ and how they differentiately use equity financing and debt financing. So start with the difference as who use equity more strategically. तो अगर हम देखें कोका कोला को, तो कोका कोला जो है मॉडरेट रिलायंस कर रही है इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादातर रिले कर रहे हैं अपने डेप्ट फाइनेंसिंग के ऊपर। और दूसरा, उनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, लाइक उनकी कैश फ्लो जो है वो प्रिडिक्टेबल, उन्हें पता है कि एक दिन के अंदर डेली बेस में उनकी प्रोडक्ट्स डेली प्रोड्यूस हो रही हैं, सेल्स हो रही हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, मोर देन 200 कंट्रीज़ में उनकी प्रोडक्ट प्रोड्यूस और सेल्स हो रही हैं। तो उसकी वजह से उनको पता है कि उनका रेवेन्यू डेली की बेस पे जनरेट होके आना ही आना है। इसलिए वो ज़्यादातर जो ले कर रही हैं वो डेप्ट फाइनेंसिंग के ऊपर कर रही हैं कि अगर हम डेप्ट 1 डे में ले रहे हैं तो सेकेंड डे हम उसको रीपे ईजिली कर सकते हैं। और इक्विटी ज़्यादा शेयर करने से अब हमें डिसएडवांटेज पता है कि उनकी हमारी जो ऑनरशिप होती है वो डिल्यूट हो जाती है। तो अगर वो लॉ हम कंट्रोल नहीं लूज़ करना चाहते अपने शेयर्स के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर, तो उस वजह से कोका कोला जो है वो ज़्यादा लाइक आ रही है डेप्ट फाइनेंसिंग पे, और वो इक्विटी फाइनेंसिंग को मॉडरेट लेवल पे यूज़ करती है। लाइक ये नहीं है कि उन्होंने शेयर्स इशू ही नहीं किए, उन्होंने स्टार्टिंग में जब उनकी कंपनी बनी है उस टाइम के दौरान उन्होंने इक्विटी फाइनेंसिंग को ही ज़्यादातर यूज़ किया, लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वार 2 वो डेप्ट फाइनेंसिंग की तरफ शिफ्ट हुए थे। जब वर्ल्ड वार 2 में शेयर्स की प्राइसेस, कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, तो एट दैट टाइम पीरियड उन्होंने डेप्ट फाइनेंसिंग लेना स्टार्ट की थी। और उसके बाद से लेके अभी तक वो एक मिक्स स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर वो डेप्ट फाइनेंसिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और इक्विटी फाइनेंसिंग पे कम रिलाई कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ हम डिज्नी की बात करें, तो जो डिज्नी है वो एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाता है
मूवीज़, थीम पार्क्स, एप्स, इनके करैक्टर्स होते हैं, कार्टून करैक्टर्स होते हैं जो कि हम अपने छोटे होने से देखते आ रहे हैं, उस तरह की ये चीज़ें बनाते हैं। लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली बेस पे सेल्स नहीं हो रहे। लाइक वो एक टाइम पीरियड के बाद एक मूवी बनाते हैं जिसकी सेल्स होती हैं। उसके बाद जो उन्होंने थीम पार्क्स बनाए हैं वो समटाइम्स जब इकॉनमी डाउन टाउन पे होती है, लाइक जिस तरह कोविड-19 था, तो उस टाइम के दौरान वो थीम पार्क्स बंद हो गए थे। तो उस इस वजह से उनकी जो मार्केट है उनके प्रोडक्ट्स की, वो वोलेटाइल है। उनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो उनके लिए ये एक किस्म का रिस्क है कि वो अगर डेप्ट फाइनेंसिंग से ज़्यादा अपनी मूवीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं या डेप्ट फाइनेंसिंग के थ्रू अपने पार्क्स वगैरह बना रहे हैं, व्हाट इफ़ अगर उनकी मूवीज़ फ्लॉप हो जाए, उनके पार्क्स में कोई जाए ना, तो वो कैसे अपना डेप्ट रीपे करेंगे? तो इसलिए for safe and sound playing in the industry, they you mostly rely on their equity financing, क्योंकि उनके शेयर्स की प्राइसेस जो है अगर स्टार्ट में आपने इंट्रो देखा है तो उसमें उनके शेयर्स की प्राइसेस 2014 से 19 तक इंक्रीज़ हुई हैं, ना कि उन्होंने अपने शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया। उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी जो वैल्यू है वो उनके स्टॉक प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से हुई है। तो उनकी जो वो स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, उससे जो फाइनेंसिंग उन्हें आती है वो उस फाइनेंसिंग के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट्स एक्सपेंशंस करते हैं, या ज़्यादातर जो है वो इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर लाई करते हैं। लाइक अगर उन्होंने मेजर प्रोजेक्ट्स करने हैं, लाइक जिस तरह मार्वल इंटरटेनमेंट के साथ उन्होंने 2019 के अंदर एक्विजिशन की थी थ्रू इक्विटी फाइनेंसिंग। लाइक उन्होंने अपने कुछ शेयर्स जो है मार्वल इंटरटेनमेंट के जो स्टॉक होल्डर्स थे उनको इशू कर दिए थे, और इस तरह उन्होंने एक्विजिशन कर ली थी। और दूसरा अगर हम बात करें कि इनकी स्ट्रेटजीज़ की, तो कोका कोला जो है वो इक्विटी को कैसे बैलेंस कर रहा है कि वो डेप्ट फाइनेंसिंग के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स के जो डिविडेंड है ना उन्हें टाइमली टू टाइमली पे करता है, जिसकी वजह से उसकी जो शेयर होल्डर्स है उनका उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो रिमेन सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो ज़्यादा डेप्ट ले रहे हैं तो शेयर होल्डर्स अपने शेयर सेल करना स्टार्ट कर दें या उनको उसमें रिस्क लगे। नहीं, वो सेटिस्फाइड हैं क्योंकि उनको टाइमली टू टाइमली डिविडेंड मिल रहा है। और दूसरा ये भी है कि वो अपने डेप्ट से ज़्यादा रेवेन्यूज़ जो है ना जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। तो वो अपनी इक्विटी को मेंटेन रख रहे हैं। जबकि जो डिज़नी है वो अपनी इक्विटी को एज अ प्राइमरी सोर्स यूज़ कर रहा है अपनी फंडिंग्स ऑफ एक्सपेंशन के लिए या अपने प्रोडक्ट्स के लिए। उसके अलावा दोनों कंपनीज जो है इक्विटी से बेनिफिट्स ले रही हैं, लेकिन अपने अपने वे से। लाइक डिज़नी कैसे बेनिफिट ले रहा है कि वो इक्विटी के जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं उनके थ्रू अपनी फंडिंग्स इंक्रीज़ कर रहा है, अपने इन्वेस्टर के जो कॉन्फिडेंस है उसके थ्रू मज़ीद अपनी मार्केट एक्सपेंड कर रहा है। जबकि जो कोका कोला है वो अपने डेप्ट के थ्रू जो है अपने इक्विटी को मेंटेन कर रहा है, उनको बेनिफिट दे रहा है। अगर हम मूव करें नेक्स्ट अपने डेप्ट फाइनेंसिंग की, तो बेसिकली कोका कोला जो है वो मोस्टली लाइक आ रहा है अपने डेप्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, डेप्ट फाइनेंसिंग के ऊपर। अगर उसकी हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखें तो उसकी 2.78 है, जबकि बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर जो डेप्ट रेशियो एक्सेप्टेबल है वो 1 से लेके 1.5 तक है। और कोका कोला की 2.78 है, बट स्टिल दे से इन देयर रिपोर्ट कि ये एक्सेप्टेबल है उनकी इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में डेप्ट जो बेवरेज इंडस्ट्री है उसके अंदर डेप्ट फाइनेंसिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट की एक्सपेंशन करना, अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करना इज़ अ नॉर्मल थिंग। बिकॉज दे नो कि अगर अभी वो डेप्ट पे कोई चीज़ ले रहे हैं तो उनकी सेल्स भी डेली की बेस पे हो रही हैं, तो वो उसको रीपे भी लाजमी करेंगे। और अगर इकॉनमी डाउन टाउन है या जिस तरह कोविड-19 भी है, तो इनकी कोका कोला की प्राइसेस इतनी हाई नहीं है कि कोई इसको खरीद ही ना सके। इट इज़ अ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो कि डेली की बेस पे सेल हो रहा है, तो इसकी वजह से उनकी डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी एक्सेप्टेबल है। जबकि जो डिज्नी है उनकी इंडस्ट्री के अंदर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.3 टू 0.5 नॉर्मल कंसिडर की जाती है। तो जो डिज्नी है वो मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ डेप्ट पे लाई कर रहा है, लेकिन उसकी 0.23 जो है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, वो भी इस वजह से क्योंकि उन्होंने 2019 में जो एक्विजिशन की थी वो डेप्ट के थ्रू की थी फॉक्स एसेंट्री के साथ। बट द रीज़न दैट कि उस टाइम पीरियड के अंदर जो है उन्हें कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा था,
डेप्ट के ऊपर। और जो कोका कोला, उसकी तो टोटल लाइबिलिटीज वो ज़्यादा रिलाई डेप्ट पे कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटीज लेवल भी ज़्यादा है। उसके बाद अगर डेप्ट स्ट्रेटजी की बात की जाए तो जो कोका कोला है वो डेप्ट को यूज़ कर रहा है अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, अपने डिविडेंड पे आउट्स में, अपनी री इन्वेस्टमेंट में, अपनी ग्लोबल मार्केटिंग की एक्सपेंशन में। जबकि जो डिज्नी है उसने 2019 में इसको स्ट्रेटेजिकली डेप्ट को यूज़ किया था, क्योंकि उन्हें लो इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था और उन्होंने अपनी एक्विजिशन के अंदर उसको यूज़ किया था। उसके अलावा बेनिफिट्स अब कौन ले रहा है, कोका कोला ज़्यादा ले रहा है या डिज्नी ले रहा है, तो दोनों ने स्ट्रेटजिकली इससे बेनिफिट लिया है। अगर कोका कोला की बात की जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट है ना वो डेप्ट से ले रहा है, कि वो लो इंटरेस्ट रेट पे डेप्ट लेता है या डेली की बेस पे ले रहा है, लेकिन उसको डिफरेंट फंक्शन में यूज़ करके मोर प्रॉफिट जनरेट करके अपनी कॉस्ट ऑफ डेप्ट को रिड्यूस कर देता है और अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। जबकि अगर डिज्नी की बात, वो सिर्फ 2019 में उससे बेनिफिट लिया स्ट्रेटजिकली वो भी। अगर बात करें हम लिवरेज की, तो बेसिकली लिवरेज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना या फ़ायदा उठाना। तो फाइनेंस में लिवरेज से मुराद है कि हम कैसे जो है अपने बोरोड फंड से या अपनी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा उठा रहे हैं अपने रिटर्न्स को इंक्रीज़ करने में, हम कैसे अपने डेप्ट के थ्रू जो है ना अपनी जो प्रॉफिट्स हैं, जो अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके दो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट है फाइनेंशियल लिवरेज एंड द सेकंड इज़ ऑपरेशनल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली होता है हमारी डेप्ट टू इक्विटी रेशो या हमारी डेप्ट टू एसिड रेशो। मींस कि हम अपने डेप्ट को कितना स्ट्रेटेजिकली यूज़ करके कोई एसेट को एक्वायर कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, एंड देन उस एसेट के ऊपर हम कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो हमारे एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, जिनको हम यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब उस प्रोडक्शन को हम कितना एफिशिएंटली सेल कर रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट को ज़्यादा ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। और वही अगर एसेट या जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने डेप्ट के थ्रू किया है, तो फाइनेंशियली हम उसके ऊपर कितना रिटर्न अर्न कर रहे हैं। उसके अलावा हम इसमें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी देखते हैं कि हमने जो एसेट है या वो जो प्रोडक्शन है उसमें इक्विटी फाइनेंसिंग कितनी यूज़ की है और डेप्ट फाइनेंसिंग कितनी यूज़ की है। तो अगर हम बात करें कोका कोला और डिज्नी के केस में, तो जो कोका कोला का लिवरेज था फाइनेंशियल वो हाई था, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेप्ट को यूज़ कर रहे हैं अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। जबकि अगर हम डिज्नी की तरफ आएँ तो वो मॉडरेट फाइनेंशियल लिवरेज को यूज़ कर रही हैं, लाइक वो कम डेप्ट को यूज़ कर रही हैं, वो अपनी इक्विटी को ज़्यादा यूज़ कर रही हैं अपने रिटर्न को जनरेट करने के लिए। तो उनकी जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो मॉडरेट था। देन हमारे पास आ जाता है ऑपरेशनल लिवरेज। ऑपरेशनल मीन्स हमारे जो ऑपरेशन हैं कंपनी के, और लिवरेज कैसे हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ऑपरेशनल लिवरेज के अंदर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट, एक हमारी सेल्स। हमारी जितनी फिक्स कॉस्ट हाई होगी हमारी सेल्स उतनी हाई होंगी। दूसरा, अगर हमारी सेल्स हाई होंगी तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम लग रही है और फिक्स कॉस्ट ज़्यादा भी है लेकिन हमारी सेल्स ज़्यादा जनरेट हो रही हैं, तो हम फिक्स कॉस्ट को जब माइनस कर देंगे तो बाकी सारा हमारा क्या आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट। बट दो तरह के ऑपरेशनल लिवरेज होते हैं, एक होता है हाई, एक होता है लो। हाई लिवरेज में क्या है कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग रही है और जो है ना आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम है और आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं, तो आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते तो बाकी जो आपकी कॉस्ट बचती है ना वो आपकी है, वो आपका रिटर्न है। और दूसरी तरफ हमारी आती है लो ऑपरेशनल लिवरेज, मींस कि आपकी फिक्स कॉस्ट कम है लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। तो आपने कैसे अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है कि सेल्स में से, अगर सेल्स जाहिर सी बात है जब इंक्रीज़ होंगी तो आपकी वो कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट भी साथ साथ इंक्रीज़ होगी, लाइक जितने प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी उनकी कॉस्ट है। तो आप कितना एफिशिएंटली उस कॉस्ट को मैनेज करते हैं। अगर हम कोक और डिज्नी के केस में देखें तो जो कोका कोला है उनकी फिक्स कॉस्ट कम है, लाइक आपने प्रोडक्शन हाउस बना दिए हैं, आपने मशीनरी लगा दिया, अब जितनी आपकी डेली की बेस पे सेल्स हो रही है ना उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है कि आपने उतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने, उन पर वेरिएबल कॉस्ट लाइक शुगर्स, केमिकल्स, वाटर, उतने ही ज़्यादा वो कॉस्ट इंक्रीज होगी। बट द थिंग कि आपने अब इन कॉस्ट को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना है, तो वो बेसिकली वो कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू जो है ना उस कॉस्ट को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं कोका कोला वाले, और वो अपनी फिक्स कॉस्ट के साथ फिर उस वेरिएबल कॉस्ट को मैक्सिमाइज होने से बचाने के लिए मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज करके जब वो माइनस करते हैं तो वो अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जबकि अगर डिज्नी की बात की जाए तो उनका ऑपरेशन लिवरेज हाई है, क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट हाई है, उनके जो प्रोडक्ट्स पर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं लाइक मूवीज़, थीम पार्क्स,
इन सब पे फिक्स कॉस्ट ज़्यादा लगती है और वेरिएबल कॉस्ट बहुत मिनिमम लगती है, लाइक उनकी मेंटेनेंस की या समथिंग एनीथिंग एल्स, बट द मेन कॉस्ट देयर इज़ फिक्स कॉस्ट। तो उसकी वजह से वो डेप्ट फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जाते हैं, वो उनकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। उनकी सेल्स अगर इंक्रीज होंगी तो उनको प्रॉफिट होगा, बट अगर उनकी सेल्स हो ही नहीं रही या उनकी सेल्स कम हुई हैं तो फिक्स कॉस्ट तो उन्होंने माइनस करनी है, तो उनका फिर रिटर्न जनरेट नहीं होगा। तो ये इस तरह वो डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं। इस वजह से जो है डिज्नी की फिक्स कॉस्ट की वजह से वो इक्विटी फाइनेंसिंग पे मोल लाए कर रहे हैं रिस्क से बचने के लिए, और कोका कोला वेरिएबल कॉस्ट पर लाए कर रहा है, तो उस कॉस्ट की वजह से जो है वेरिएबल है, इसलिए वो जो है ज़्यादा डेप्ट फाइनेंसिंग पे रिलाई करते हैं कि उनकी वेरिएबल कॉस्ट जितनी सेल्स हो रही हैं उतनी उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो हो सकता है एट दैट टाइम उनके पास वो कॉस्ट को पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो डेप्ट फाइनेंसिंग की तरफ चले जाते हैं। फिर जब उनकी सेल्स होती है तो उसको रिटर्न कर देते हैं। और रिस्क की बात की जाए, जाहिर सी बात है जब आप डेप्ट लेते हो तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप उसको पे नहीं कर रहे या मार्केट वोलेटाइल हो गई है, जिस तरह डिज्नी है उनकी मार्केट वोलेटाइल है, तो अगर वो डेप्ट फाइनेंसिंग की तरफ जाएँ तो उनके फिर हो सकता है उनकी सेल्स ना हो रही हो तो उनकी रिपेमेंट्स में मसला आ सकता है। उसके अलावा कैश फ्लोज में इश्यूज आ सकते हैं कि अगर आपकी कैश इनफ्लोज हो ही नहीं रही तो आप उस डेप्ट को किस तरह रीपे करोगे। उसके अलावा आप बैंकरप्सी की तरफ भी जा सकते हो। इसीलिए जो है जिनके ऑपरेशनल लिवरेज हाई होते हैं वो डेप्ट फाइनेंसिंग की तरफ कम जाती हैं, और जिनके ऑपरेशनल लिवरेज लो होता है वो इस चीज़ को एक्सेप्टेबल करके ज़्यादातर डेप्ट फाइनेंसिंग कर लेते हैं। विच इज़ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि हर इंडस्ट्री का, कंपनी का नहीं, हर इंडस्ट्री का एक ऑप्टिमल पॉइंट्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें ना बेवरेज इंडस्ट्री की, तो उनका ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है कि आप 40 to 50% डेप्ट ले सकते हैं और 50 to 60% जो है ना आप इक्विटी ले सकते हैं। और जब 40 to 50% आप डेप्ट लेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप जब 40 to 50% से अबव डेप्ट लोगे तो उसके बाद जो है ना आप के ऊपर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ सकता है। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है कि आप बैंकरप्सी की तरफ जा सकते हो, आपको लॉस हो सकता है, आपका शेयर होल्डर्स आप में कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डिज्नी की, तो जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो कंसीडर किया जाता है कि आप इक्विटी करें 60 to 70% और आप अब डेप्ट लें 30 to 20 या 30 to 40%। मीन्स कि अगर आप 30 to 40% तक डेप्ट लेते हैं तो आपको टैक्स एडवांटेज मिलेगा, और अगर आप उससे अबव लेंगे तो आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलेगा और आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी इंक्रीज होगा। ट्रेड ऑफ थ्योरी ये कहती है कि आप ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर लें, मीन्स कि आप इतना डेप्ट लें कि आपको टैक्स एडवांटेज हासिल हो, और दूसरी ये चीज़ कि आपको ऊपर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी ना आए। सो देर इज़ एन ऑप्टिमल पॉइंट कि जिसके बियॉन्ड अगर आप जाते हैं तो आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इंक्रीज होता है, आपका टैक्स भी आपके ऊपर लगता है। अगर आप इस पिक को देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक जो है पैनल ए में बताया गया कि ये ऑप्टिमल फाइनेंसिंग मिक्स होता है, लाइक इतना जो है ना आइडियल कंसीडर किया जाता है, एक एरो के थ्रू होता है। और दूसरा ये कि सम टाइम्स जिस तरह नीचे एक ट्राइंगल है उसमें ये बताया गया कि कुछ सम टाइम्स जो है गवर्नमेंट्स आपको बताती हैं ऑप्टिमल पॉइंट क्या है, कि इस पॉइंट तक आप डेप्ट ले लो आपको हम टैक्स एडवांटेज देंगे, इस पॉइंट तक आप डेप्ट ले लो हम डेप्ट की गारंटी देते हैं, हम इतने इंटरेस्ट रेट पे, इतने लो इंटरेस्ट रेट पे आपको डेप्ट देंगे। जिस तरह इमरान खान ने अपने टाइम पीरियड के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिया था एडवांटेज के हम आप पे टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आपको लो इंटरेस्ट रेट पे डेप्ट देंगे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं उनकी गवर्नमेंट समटाइम्स सब्सिडीज़ के तौर पे भी एक ऑप्टिमल पॉइंट दे देती हैं कि इतना आप जो है डेप्ट ले सकते हैं, इतने डेप्ट के ऊपर हम आप पे लो इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज स्लाइड पे। तो उसमें पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है जो कि मेयर्स एंड मजलुफ ने जो है दी थी। जिस तरह हायरार्की ऑफ नीड्स होती है मोटिवेशन के लिए, उसी तरह एक प्रेफरेंस हायरार्की है जब आपने कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जो न्यू स्टार्टअप्स का आ रही हैं या अभी उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, उनके लिए कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसमें बेनिफिट दे सकती है कि आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा जो है ना वो होनी चाहिए कि आप अपनी इंटरनल फंड्स जो हैं या रिटेन अर्निंग जो है मीन जो आपका अपना ज़ाती पैसा है ना
उसके थ्रू फाइनेंसिंग करें। अगर आपने फिर मज़ीद अपने प्रोग्राम को या अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है तो आप सेकंड चॉइस आपकी हमेशा डेप्ट फाइनेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि डेप्ट फाइनेंसिंग के थ्रू ना आप अपनी ऑनरशिप को डिल्यूट नहीं करोगे। उसके बाद भी अगर आपको मज़ीद फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और आप अपनी ऑनरशिप को या जो आप डिसीजन के ऊपर आपका कंट्रोल है उसको लॉस नहीं ना करना चाहते, तो आपकी थर्ड चॉइस जो है ना वो होनी चाहिए इक्विटी फाइनेंसिंग। और इसके अंदर फिर ये है कि आपकी ऑनरशिप आपको जो है डिल्यूट करनी पड़ेगी। और उसके अलावा ये है कि आपकी कैश इनफ्लो ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन वो एक चीज़ है कि वो परमानेंटली जो है ना आपके जो ऑनरशिप है वो डिल्यूट हो जाएगी, कोई पार्टनर आ जाएगा उसके लिए। देन उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लाइक हमारी फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज में हमने दो चीज़ें बताई थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अपने जो शेयर होल्डर है ना उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना और अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस रिड्यूस करना है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कैपिटल है हमारा डेप्ट, इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग। अब जो डेप्ट और इक्विटी है इसके ऊपर हम दे रहे होते हैं डिविडेंड, और जो हमारा डेप्ट होता है उसके ऊपर हम दे रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इन दो चीज़ों की ये जो हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं ना ये भी हमारी एक कॉस्ट है। तो हमने किस तरह इस चीज़ को जो है ना मिनिमाइज करना है अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ताकि हम अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकें। तो उसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप ट्रेड ऑफ थ्योरी यूज़ करें। लाइक आप इतना डेप्ट लें जिसके ऊपर आपको जो है ना टैक्स एडवांटेज हासिल हो, उससे बियॉन्ड आप टैक्स वो डेप्ट जो है वो ना लें। और दूसरा, आप अपनी इक्विटी इतनी ज़्यादा भी इशू ना कर दें कि उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स पे करने पा रही हो। जो आपका एक ऑप्टिमल पॉइंट है उस तक जो है आप अपनी इक्विटी इशू करें और उस तक आप अपना डेप्ट इशू करें, और उसके थ्रू जो है ना आप एक मिनिमम या लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अचीव कर सकते हैं और अपनी शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। और दूसरी ये चीज़ भी है कि जितना आप कम डेप्ट लेते हैं उतनी आपकी कंपनी का रिस्क कम होता है और उतनी आपके स्टॉक्स की वैल्यू इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से भी जो है ना आपकी शेयर होल्डर की वैल्यू या आपकी कंपनी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो सकती है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर के डिसीजन जो हमने लेना होता है, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा बनाना है उस पर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहले आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मेन वो करैक्टर होती है हमारा, जो हमारी उस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, हमारे डिसीजन पे इफेक्ट करती है कि हमने आप कैपिटल स्ट्रक्चर डेप्ट से करना है ज़्यादा या इक्विटी से करना है। जिस तरह कोका कोला तो वो एक स्टेबल मार्केट इंडस्ट्री है, एक कंज्यूमर ड्रिवन इंडस्ट्री है, उसकी कैश फ्लोज प्रडिक्टेबल हैं, इसलिए वो डेप्ट की तरफ जा सकती हैं। जबकि डिज्नी जो है वो एक वोलेटाइल इंडस्ट्री है, उसकी प्रडिक्टेबल कैश फ्लोज नहीं है, इस वजह से जो है वो ज़्यादातर इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर जाती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, लाइक कोका कोला को बेनिफिट क्या है कि उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। एक कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन है तो दूसरी की हाई होगी, उनके रेवेन्यूज आने ही आने हैं, तो उनके लिए इतना इकोनॉमिक रिस्क मैटर नहीं करता। दूसरा, वो एक फ्रेंडली प्रोडक्ट है, लाइक कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट है प्राइस के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि वो इतना है जो है महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए लोग उसे इजीली बाय कर लेंगे डाउनटाउन में भी। जबकि जो डिज्नी की मूवीज़ हैं या थीम पार्क्स के टिकट्स हैं वो महंगे हैं, तो हो सकता है वो इकोनॉमिक डाउनटाउन में उनको रिस्क हो कि उनकी सेल्स ना हो, उनकी स्ट्रीमिंग्स ना मूवीज़ की इतनी हो, तो उसकी वजह से उस पर इफेक्ट आ सकता है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट का भी होता है कि अगर लो इंटरेस्ट रेट पे डेट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कंपनीज वो डेट ले लेंगी, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट वोल्टाइल है या हाई है तो कंपनीज उसको नहीं लेंगी। अगर डिज्नी और कोका कोला की बात की जाए तो दोनों ने ही लो इंटरेस्ट रेट पे जो डेप्ट है उससे बेनिफिट लिया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कोका कोला की स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना कैश फ्लोज हैं, इसलिए वो हाई डेप्ट लेवल ले रहे हैं। जबकि जो डिज्नी है ना उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उन्हें इस चीज़ के लिए अलाउ करती है कि वो मज़ीद अपनी एक्सपेंशंस कर लें, अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे दें। देन हमारे पास आ जाता है रिस्क। कोका कोला जो है ना वो हाई रिस्क को टॉलरेट कर सकती है बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ देयर कंपनी प्रोडक्ट्स, देयर प्रेजेंस, बस। बट डिज्नी इस चीज़ को नहीं ले सकती क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में फ़िक्स कॉस्ट लगती है। तो अगर उनकी सेल्स नहीं हो रही या अगर वो, तो वो कैसे अपना डेप्ट को रीपे करेंगे, इसलिए वो इक्विटी की तरफ जाते हैं। इंडस्ट्री नॉर्म्स भी आ जाते हैं हमारे पास, जिस
सेम थिंग कि कोका कोला टॉलरेट कर सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिस्क टॉलरेट कर सकता है वो डेप्ट की तरफ चला जाता है, जो नहीं कर सकता वो डिज्नी की तरह इक्विटी फाइनेंसिंग पे जाता है। मार्केटिंग कंडीशंस भी होती हैं, लाइक कोका कोला जो है ना, ऑन गोइंग जो भी उसको डेप्ट मिल रहा होता है उसको लेता जाता है, पिछले को रीपे करता जाता है, जबकि जो डिज्नी है वो अपनी इक्विटी के थ्रू जो है ना अपने फंड्स को एक्सपेंशन कर रही है, अपनी बॉन्डिंग जो नीड्स है उसको लिमिट कर रही है। और बिजनेस मॉडल देखा जाए या कैश फ्लो, तो कोका कोला की कैश फ्लो स्टेबल है, प्रिडिक्टेबल है, जबकि डिज्नी की नहीं थी, इसलिए उन्होंने डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर चूज़ किया। और लेसन देखें तो जो दोनों कंपनीज हैं वो स्टेबल, मतलब कि दोनों कंपनीज एफिशिएंटली स्ट्रेटेजिकली जो है ना अपना कैपिटल स्ट्रक्चर उन्होंने मिक्स बनाया हुआ है, बट मोस्ट उनकी रिलायंस जो है ना वो उनके अपने अपनी कैश फ्लोज के अकॉर्डिंग है, अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स के अकॉर्डिंग है, अपनी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग है। तो दो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक का बेस्ट है, लेकिन दोनों ही जो है ना अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ कर रही हैं। तो कंक्लूजन यही है कि दोनों ने एक डिस्टिंक्ट अप्रोच यूज़ की है अपनी इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए। दोनों ने टैक्स बेनिफिट भी लिया है डेब्ट के थ्रू, उसके अलावा उन्होंने अपनी कैपिटल कॉस्ट को भी रिड्यूस किया है, उन्होंने ट्रेड ऑफ किया, अपनी थेरी को भी जो है एक्सेप्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया है। और उसके अलावा भी जो है दोनों इंडस्ट्रीज जो है, दोनों कंपनीज जिस इंडस्ट्रीज में हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, क्योंकि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वो मिक्स डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग को यूज़ कर रही हैं। और अगर हम ये बात करें कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो डेब्ट को ज़्यादा यूज़ करती हैं और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इक्विटी के ऊपर ज़्यादा जाती हैं, तो मोस्टली जो यूटिलिटीज़, रियल इस्टेट, टेलीकम्युनिकेशन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऑयल एंड गैस, लाइक जो प्रोडक्ट्स डेली की बेस पे सेल्स हो रहे होते हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर डेब्ट फाइनेंसिंग पे जाती हैं। लाइक जिस तरह पेप्सिको है, मैकडोनल्ड्स है, KFC है, इनकी भी ग्लोबल प्रेजेंस है और ये भी जो है ना ज़्यादातर डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू ही जाती हैं। जबकि जो कंपनीज टेक्नोलॉजी की हैं, एयरलाइन की हैं, हॉस्टल की हैं, होटल्स की हैं, हॉस्पिटैलिटी की हैं, ट्रैवल की हैं, इस तरह की ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं या इनकी जो कंपनीज हैं ये मोस्टली इक्विटी के ऊपर लाई करती हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है कि जो डेली की बेस पे बहुत ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं। लाइक अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब जो कंपनीज हैं ये मोस्टली इक्विटी पे लाई कर रही होती हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट अवर प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच।